तो आज हमारे सामने छत्तीसगढ़ सरकार की कई बड़ी योजनाओं का एक पूरा खाका है। और इन योजनाओं को देखकर एक बड़ा सवाल मन में उठता है। क्या ये सिर्फ अलग-अलग मौकों पर की गई घोषणाएं हैं या ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं? आज हमारा मिशन यही है कि इन योजनाओं के सिर्फ क्या को नहीं बल्कि क्यों को भी समझें। ये किससे, कैसे और क्यों फायदा पहुंचा रही हैं और असल में जमीन पर इनका क्या मतलब है। ये उन लोगों के लिए तो जरूरी है ही जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पर उन सबके लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि एक राज्य अपनी जनता के लिए किस तरह की रणनीति बना रहा है। बिल्कुल सही सवाल है। किसी भी योजना को अकेले देखना मतलब उसकी पूरी क्षमता को न समझने जैसा है। ये योजनाएं असल में सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होती हैं। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जोर कहाँ है, क्या किसानों पर, युवाओं पर या सामाजिक सुरक्षा पर। आज की हमारी पड़ताल यही दिखाएगी कि ये योजनाएं मिलकर छत्तीसगढ़ के भविष्य की कौन सी कहानी कह रही हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अनोखे नाम वाली योजना से करते हैं। मावा मुदोल मंथन योजना। ये नाम सुनने में ही काफी अधक है। इसका क्या मतलब है? ये नाम ही इस योजना की आत्मा है। मावा मुदोल ये गोंडी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है मेरी जड़ मेरा भविष्य। ये सिर्फ एक योजना का नाम नहीं है, ये एक सोच है। सरकार कह रही है कि हम युवाओं को उनके भविष्य के लिए तैयार करेंगे, लेकिन उनकी जड़ों, उनकी संस्कृति से जोड़कर। इसका शुभारंभ 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर कांकेर जिले से किया गया। मेरी जड़ मेरा भविष्य। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। ये सिर्फ एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, इसमें एक सांस्कृतिक पहचान भी जुड़ी हुई है। और जहां तक मुझे याद है, स्रोत में बताया गया था कि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने मांद्री महोत्सव के दौरान की थी, जो इस बात को और पुख्ता करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। ये योजना खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं पर केंद्रित है। उन्हें उनकी रुचि के हिसाब से रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जाती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युवा जो शायद मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करता हो, उसे अपनी संस्कृति का सम्मान देते हुए भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ नौकरी देने से कहीं ज्यादा है, या आत्मविश्वास देना है। ठीक है, तो एक तरफ सरकार युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है और दूसरी तरफ उन्हें युवा रत्न सम्मान योजना जैसे सम्मान भी दे रही है। क्या ये दोनों योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है? क्या ट्रेनिंग पाने वाले युवाओं के लिए इन पुरस्कारों तक पहुंचना आसान होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे तौर पर ये जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। युवा रत्न सम्मान एक तरह से प्रेरणा का काम करता है। जब युवा देखते हैं कि सामाजिक काम, नवाचार, खेल या कला जैसे 13 अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने पर पहचान मिल रही है, तो वे मावा मुदोल जैसी योजनाओं में मिले प्रशिक्षण का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और ये सिर्फ युवाओं के लिए नहीं है, संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाता है। एक युवा को 2.5 लाख रुपए और एक संस्था को 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, जो काफी बड़ी प्रोत्साहन राशि है। और पात्रता 15 से 29 साल के युवाओं के लिए है, जो छत्तीसगढ़ के ही निवासी हों। राज्य अपनी प्रतिभा को अपने ही घर में पहचान दे रहा है। ये तो हुई युवाओं की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो कृषि है। और यहाँ एक बहुत बड़ी योजना है, कृषक उन्नति योजना। हाँ, और ये योजना सीधे सीधे लाखों किसानों के घर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसे 12 मार्च 2024 को बालोद जिले से शुरू किया गया। अब इसका काम क्या है? सरकार ने किसानों से वादा किया कि वो उनका धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदेगी, लेकिन केंद्र सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करती है, जो इससे कम होता है। एक मिनट रुकिए, इसे एक आम किसान के नजरिए से समझते हैं। अगर मैं एक किसान हूं और मैंने अपना धान मंडी में बेचा, तो मुझे केंद्र की MSP मिलेगी। तो फिर ये 3100 रुपये वाली बात का क्या होगा? मेरे खाते में पैसे कैसे और कब आएंगे? बहुत बढ़िया सवाल। मान लीजिए केंद्र की MSP 2300 रुपये है। किसान जब मंडी में धान बेचता है तो उसे उस समय 2300 रुपये के हिसाब से भुगतान मिलता है। अब जो 800 रुपये का अंतर बचा, वो राशि राज्य सरकार इस कृषक उन्नति योजना के तहत सीधे किसान के बैंक खाते में डालती है। इसे अंतर की राशि या कह सकते हैं बोनस भी कह सकते हैं।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान के हाथ में वादे के मुताबिक पूरी 3100 रुपए की कीमत आए। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, ये असल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे नकदी डालने का एक बड़ा आर्थिक कदम है। पर सोचने वाली बात यह है कि इसका राज्य के खजाने पर कितना बड़ा भार पड़ेगा, और क्या ये कृषि पैटर्न को लंबे समय में प्रभावित करेगा? क्या किसान सिर्फ धान उगाने के लिए और प्रोत्साहित नहीं होंगे? आपने उस बहस को छेड़ दिया है जो अर्थशास्त्री हमेशा करते हैं। हाँ, इसका राज्य के बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये एक राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह का फैसला है। और आपका दूसरा सवाल भी जायज है। जब एक फसल पर इतना अच्छा रिटर्न मिलता है तो विविधीकरण यानी दूसरी फसलें उगाने की प्रवृत्ति कम हो सकती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि किसान के हाथ में जब पैसा आता है तो बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये तो बहुत अच्छा है कि जमीन वाले किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, उन लोगों का क्या जो उन्हीं खेतों में मेहनत करते हैं पर जिनके नाम कोई जमीन नहीं है? क्या उनके लिए भी कुछ सोचा गया है? बिल्कुल, और ये किसी भी कृषि प्रधान राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसी कमी को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना है। ये उन खेतिहर मजदूरों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच है। 20 जनवरी 2025 को शुरू हुई इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को हर साल 10,000 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। 10,000 रुपए? हमारे स्रोत में ये भी बताया गया था कि ये राशि पहले कम थी, है ना? हाँ, पहले ये राशि 5,000 रुपए थी, जिसे सरकार ने दोगुना कर दिया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि ये दिखाता है कि सरकार इस वर्ग की जरूरतों को समझ रही है। 500 करोड़ के बजट वाली इस योजना से लगभग 5,82,000 परिवारों को फायदा मिल रहा है। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। किसानों और मजदूरों के बाद अब बात करते हैं आधी आबादी यानी महिलाओं की। एक योजना जिसकी बहुत चर्चा हुई है वो है महतारी वंदन योजना। जी, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसे 10 मार्च 2024 को खुद प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। इसके तहत राज्य की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए यानी साल के 12,000 रुपए दिए जाते हैं। हर महीने 1,000 रुपए निश्चित रूप से कई परिवारों के लिए एक बड़ी मदद है। लेकिन क्या सोर्स में इस बात पर कोई चर्चा थी कि इतनी बड़ी योजना का राज्य के वित्त पर क्या असर पड़ेगा, या क्या इससे महिलाओं की आर्थिक निर्भरता सच में कम होती है या केवल उसका स्वरूप बदलता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। जाहिर है, इसका वित्तीय भार बहुत बड़ा है। आलोचक इसे अक्सर रेवड़ी संस्कृति से जोड़ते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू महिला सशक्तिकरण का है। उद्देश्य ये है कि महिलाओं के हाथ में कुछ नकदी हो जिसे वे अपनी ज़रूरतों, स्वास्थ्य या पोषण पर खर्च कर सकें। 1 जनवरी 2024 तक 21 साल की हो चुकी सभी विवाहित महिलाएं इसकी पात्र हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये पैसा सच में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है? कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि जब महिलाओं के हाथ में सीधे पैसा आता है तो वह परिवार, खासकर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार की बेहतरी में लगता है। और इसी सामाजिक सुरक्षा की कड़ी में एक और योजना है श्रमिकों के लिए, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। ये कैसे काम करती है? यह योजना समाज के उस वर्ग को छूती है जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, निर्माण श्रमिक। 23 दिसंबर 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत 18 से 60 साल के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सिर्फ 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। सोचिए, एक मजदूर जो अपने घर से दूर काम कर रहा है, उसके लिए यह कितनी बड़ी राहत है। उसे न खाना बनाने की चिंता है, न ही महंगे भोजन पर पैसे खर्च करने की। 5 रुपए में पौष्टिक भोजन, यह वाकई में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसे जमीन पर लागू करना कितना मुश्किल होगा? क्या यह योजना पूरे राज्य में है? शुरुआत में इसे 6 जिलों में शुरू किया गया था। इसकी सफलता और मांग को देखते हुए अब इसे 13 जिलों तक बढ़ा दिया गया है और लक्ष्य पूरे राज्य को कवर करने का है। आपकी बात सही है, इसे लागू करना एक चुनौती है। भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, सही लाभार्थी तक पहुंचना, ये सब एक बड़ा लॉजिस्टिकल काम है। लेकिन यह इस बात का भी संकेत है कि सरकार श्रमिक वर्ग की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही लक्षित योजना है, निशुल्क पोषण टीबी योजना। हाँ, ये एक छोटी लेकिन बहुत प्रभावी पहल लगती है।
टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इलाज के साथ साथ अच्छे पोषण की भी बहुत जरूरत होती है। 7 दिसंबर 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत टीबी के मरीजों को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वो अपने खान पान का ध्यान रख सकें। ये भारत के 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य में राज्य का एक ठोस योगदान है। अब कुछ ऐसी योजनाओं पर आते हैं जो विकास और आस्था दोनों को जोड़ती हैं। रामलला दर्शन योजना काफी चर्चा में रही। बिल्कुल, ये योजना सीधे तौर पर वरिष्ठ नागरिकों की भावनाओं से जुड़ी है। 5 मार्च 2024 को रायपुर से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, जो वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने ले गई। पहले चरण में 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह मौका दिया गया। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की आस्था को सम्मान देने का एक तरीका है। दोनों योजनाएं अलग अलग तीर्थ स्थलों को कवर करके विकल्पों को बढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो 27 मार्च 2025 को शुरू हुई, वो दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे रामेश्वरम, मदुरई और तिरुपति बालाजी पर केंद्रित है। तो सरकार अलग अलग आस्था रखने वाले लोगों के लिए विकल्प दे रही है। आस्था के साथ साथ शहरी विकास, खासकर पानी जैसी बुनियादी जरूरत पर भी ध्यान दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन, ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। हम शहरों को बढ़ते तो देख रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे का पानी खत्म होता जा रहा है। ये मिशन, जिसे 20 मई 2025 को रायपुर से शुरू किया गया, इसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूजल को रिचार्ज करना और बारिश के पानी को सहेजना है ना? भारत के वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह को यह दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। निश्चित रूप से, जब आप किसी विषय के सबसे बड़े विशेषज्ञ को अपने साथ जोड़ते हैं, तो ये एक संदेश देता है कि आप सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं। ये इस मिशन को एक विश्वसनीयता और एक विजन देता है। और अब अंत में एक ऐसी योजना पर आते हैं जो इन सब से बिल्कुल अलग है और शायद सबसे दूरगामी प्रभाव वाली हो सकती है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। ये वाकई में गेम चेंजर हो सकती है। ये शासन में एक नया प्रोफेशनल दृष्टिकोण लाने की कोशिश है। इसके 3 पहलू हैं जो इसे असाधारण बनाते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के ही प्रतिभाशाली युवाओं को देश के शीर्ष संस्थानों में से एक IIM रायपुर में लोक नीति और सुशासन में 2 साल का MBA करने का मौका मिलता है। और इसका खर्च? IIM की फीस तो बहुत ज्यादा होती है। यहीं पर दूसरा और तीसरा पहलू आता है। इस पूरे कोर्स की फीस सरकार देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई के दौरान उन छात्रों को हर महीने 50,000 रुपए की फेलोशिप भी मिलती है। इसका मतलब है कि एक प्रतिभाशाली युवा, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, बिना किसी चिंता के देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से गवर्नेंस की पढ़ाई कर सकता है। तो अगर हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखें, तो शुरुआत में जो हमारा सवाल था, उस पर वापस आते हैं। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? एक तरफ किसानों और मजदूरों को सीधी वित्तीय मदद, महिलाओं को आर्थिक सहारा, और दूसरी तरफ युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और शासन में लाने की एक अनूठी पहल। ये तो हर तरफ से विकास करने की कोशिश जैसा लगता है। हाँ, अब तस्वीर ज्यादा साफ होती है। ये 2 स्तरों पर काम कर रहा है। एक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत जाल बुना जा रहा है ताकि कोई भी पीछे ना छूटे, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, महिला हो या श्रमिक। दूसरे स्तर पर भविष्य में निवेश किया जा रहा है, युवाओं के कौशल में, पानी के संरक्षण में और सबसे महत्वपूर्ण, शासन की गुणवत्ता में। यह सिर्फ आज की समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि कल के लिए एक नींव रखने की कोशिश भी है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। हमने सुशासन फेलोशिप योजना की बात की, जो शासन में प्रशिक्षित युवाओं को लाने पर जोर दे रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से 5 या 10 साल बाद जब IIM से निकले ये युवा पेशेवर जमीन पर काम करना शुरू करेंगे, तो वे कृषक उन्नति योजना या महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के लागू होने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं? क्या वो इन्हें और ज़्यादा प्रभावी, पारदर्शी और डेटा आधारित बना पाएंगे? और अगर ऐसा होता है, तो इन योजनाओं का असली असर आज की तुलना में कितना अलग होगा?